हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। चलिए तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यह है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र में देखिए हम लोग को सबसे पहला ये समझना है कि मानव एक लिंगी प्राणी है, क्योंकि नर और मादा जो है अलग अलग होता है। ये पहला पॉइंट है। और जो नर में पाया जाता है प्रजनन के लिए वो होता है शुक्राणु, और मादा में जो पाया जाता है अंडाणु। तो नर मतलब शुक्राणु, मादा मतलब अंडाणु। और मानव में अंडे का निषेचन जो होता है वो फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। विकास जो होता है गर्भाशय में होता है और जो निषेचन का क्रिया होता है वो फैलोपियन ट्यूब से होता है। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि नर मतलब शुक्राणु और मादा मतलब अंडाणु, और मानव में जो अंडे का जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब से होता है, नलिका से होता है, और जो विकास होता है उसका गर्भाशय में होता है। उसके बाद देखिए मनुष्य जरायुज होते हैं, विबियोपोरस होते हैं, यानी बच्चा माँ के गर्भ में विकसित होता है। मनुष्य क्या होगा? जरायुज होगा। और बच्चा का जो विकास होता है वो मादा करती है जिनके गर्भ में विकास होता है। इसका जो मेन प्रजनन केंद्र है वो समझिए, पहला हो गया वृषण, दूसरा हो गया अधिवृषण, तीसरा हो जाएगा शुक्रवाहिका, चौथा हो जाएगा वीर्यकोश, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और पेनिस जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं शीशन। ठीक है, वृषण हो गया जिसको वृषण कोश कहेंगे, अधिवृषण होगा, शुक्रवाहिका हो गया, शुक्राशय होगा, मूत्रमार्ग हो गया, शीशन हो गया और प्रोस्टेट होगा। ये सब जो है ये नर के नर प्रजनन तंत्र के ये मेन अंग है, मुख्य अंग है। अब आइए वृषण। वृषण जो होता है उसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। टेस्टिस जिसको कहते हैं, यह अंडाकार ग्रंथि होगा, ये अंडकोश में स्थित होगा और इसमें शुक्राणु बनते हैं और यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण होता है। तो टेस्टिस जो होता है, वृषण जो होता है, ये अगर इसका आकार देखा जाए तो अंडाकार होगा। उसके बाद इसमें अंडकोश होता है, अंडकोश होता है और इसमें ही शुक्राणु बनते हैं जो स्पर्म है जो इसमें बनते हैं। और उसके बाद यहाँ से एक हार्मोन जनरेट होता है टेस्टोस्टेरोन, यहाँ से इसका श्रवण होता है। इसका जो मेन काम होता है टेस्टिस का, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण करता है, पुरुष का हार्मोन बनाता है। यानी दो चीज है, पहले तो वहां से शुक्राणु निकलता है, दूसरा टेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो शुक्राणु का निर्माण और हार्मोन का निर्माण ये काम है। और पुरुष में जो लैंगिक जो लक्षण है, क्षमता है, उसको विकास भी यही करता है। तो वृषण का काम समझ गए कि क्या हो गया। ओके, अब देखिए सर्टोली कोशिका सशक मेढक स्तनधारी कॉकरेज के वृषण में पाई जाती है। जो सर्टोली कोशिका है वो सशक मेढक स्तनधारी और कॉकरेज के वृषण में पाई जाती है, इसको याद रखना है। अब शुक्राणु के उत्पादन के लिए जो आवश्यक ताप, शरीर के ताप, ये सब चीजें हैं जो ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसीलिए वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। ये जो स्थित होता है ये हमारे वृषण के उदर गुहा के बाहर वृषण कोश स्थित होता है, वहीं पे है। शुक्राणु उत्पादन के लिए हमारा शरीर का ताप है ना उससे कम होना चाहिए, जिसका उत्पादन करना है जो शुक्राणु का। और इसका जो लंबाई होता है ये माइक्रोन में होता है। ये 3 भाग में विभाजन होता है, सिर, ग्रीवा और पूंछ। शुक्राणु का लंबाई 5 माइक्रोन का होता है। इसमें 3 भाग होता है, सिर, ग्रीवा और पूंछ। शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, और यह हार्मोन
गौण लैंगिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में सहायक होता है। ये हो गया। अब देखिए अधिवृषण, अधिवृषण को पहले समझिए कि क्या होता है। अधिवृषण जो होता है यह वृषण के ऊपर स्थित होता है। अधि मतलब अधिक, ठीक है, और वृषण जो है, वृषण हमने बता ही दिया टेस्टिक, तो उसके ऊपर स्थित होता है, उसको हम अधिवृषण कहेंगे। यहाँ शुक्राणु संग्रहित और परिपक्व होगा। शुक्राणु को जन्म देने का काम होता है वृषण का, और उसको संग्रह करके उसको परिपक्व बनाना, पालना पोषना काम होगा अधिवृषण का। तो देखिए इसमें अधिवृषण का काम क्या होगा, यह संग्रह का स्थान है और शुक्राणुओं का परिपक्वन करता है। ये मेन दो काम है। अब आइए शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका को पहले समझिए। यह नली अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ता है। ये जो अधिवृषय है वो शुक्राशय से इसको जोड़ता है, एक नली के थ्रू अधिवृषण और शुक्राशय को जोड़ता है। इसका काम शुक्राणुओं को आगे ले जाना है। देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शुक्रवाहिका, शुक्र को, शुक्राणु को वहन कराने वाला। तो इसका मेन काम क्या है, ये जो अधिवृषण है और ये शुक्राशय है, इन दोनों को जोड़ता है। शुक्रवाहिका का काम है अधिवृषण और शुक्राशय को जोड़ने का काम कौन करता है, शुक्रवाहिका है। और ये शुक्राणुओं को कहां ले जाता है, आगे की ओर ले जाता है। अब आइए शुक्राशय। शुक्राशय क्या है, शुक्राशय जो है यह प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। कहाँ है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है और दोनों ओर के शुक्राशय मिलके संख्लनीय वाहिनी का निर्माण करते हैं। ये शुक्राशय जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर होता है और ये दोनों तरफ से मिलके संख्लनीय वाहिनी का निर्माण करते हैं। अब आइए प्रोस्टेट क्या है। प्रोस्टेट का काम होता है, यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंध रहता है और इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है। देखिए प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट का काम, मेन काम होता है, ये शुक्राणु को क्या करता है, सक्रियता को बढ़ाता है और ये अल्कलाइन फ्लूइड भी देता है, मतलब क्षारीय द्रव भी बनाता है। शुक्राशय जो होता है ये हमेशा प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर होगा और ऊपर रहने के बाद क्या होगा, सॉरी, देखिए शुक्राशय जो होगा वो प्रोस्टेट ग्रंथि से ऊपर होगा और ये ऊपर होने के बाद जो दोनों तरफ का शुक्राशय उसको मिला के संख्लनीय वाहिनी का निर्माण करते हैं। अब देखिए प्रोस्टेट जो ग्रंथि होता है उसका मेन ये क्षारीय नेचर का होता है और ये जो शुक्राणु होता है उसके एक्टिविटी को, उसके सक्रियता को बढ़ाता है, ठीक है। अब प्रोस्टेट में समझिए यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंध रहता है। ये हमारा जो मूत्र मार्ग है वहां से लेके जो मूत्राशय तक संबंध रखना इसका काम होता है। इसका आकार क्या होता है, सुपारी जैसा होता है। शीशन, यह पुरुषों के संभोग करने वाला अंग है। यह पुरुषों के अंदर क्या है, संभोग करने वाला अंग है और इसी के माध्यम से शुक्राणु जो है मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं। शीशन के थ्रू ही क्या होता है, यह पहला तो ये पुरुषों का संभोग करने वाला अंग होता है और इसी के माध्यम से शुक्राणु जो है मादा के अंदर प्रजनन तंत्र में पहुंचता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मादा का जो प्रजनन अंग जो होता है वो अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय होगा और योनि हो गया। चार चीज होता है, अंडाशय, अंडा, फिर अंडवाहिनी, अंडा को वहन करने वाला, और गर्भाशय और योनि। देखिए पहला अंडाशय, अंडा को जो है उत्पादन करेगा, अंडवाहिनियां जो अंडा को ले जाएगा, और गर्भाशय होगा जहां पे बच्चा का विकास होगा, और चौथा जो है वो योनि होता है। अब समझिए अंडाशय का काम क्या होता है, मेन मेन जो काम होता है वो समझ लेते हैं अंडाशय का। ये देखिए दो अंडाकार ग्रंथि होता है इसके अंदर, अंडाशय के अंदर, जहां पे अंडाणु बनता है। यहाँ से हार्मोन दो जनरेट होगा, एक एस्ट्रोजोन, एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, इसका कार्य क्या होता है, अंडाणु बनाना और स्त्री के लैंगिक लक्षण का विकास करना। ये मेन काम है अंडाशय का। अंडाशय को समझ लीजिए फिर से। इसका जो है इसमें दो हार्मोन निकलेगा, एक निकलेगा एस्ट्रोजन, एक होगा प्रोजेस्टेरोन। इसका मेन काम है
अंडाणु बनाना और स्त्री के अंदर जो लैंगिक क्षमता उसका विकास करना। इसका जो आकार होता है अंडाकार होता है, अंडाकार ग्रंथि होता है, यहाँ से अंडाणु बनता है। तो देखिए प्रत्येक मादा में एक जोड़ा, बताए थे एक जोड़ा रहेगा, एक जोड़ा अंडाशय होता है। ये पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है। कौन झिल्ली से? पेरिटोनियम झिल्ली से उदर से सटा रहता है। अंडाशय के बाह्य स्तर एपिथेलियम का बना होता है, एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, जिसे जनन एपिथेलियम कहते हैं। जिसको क्या कहेंगे? जनन एपिथेलियम। अंडाशय का बाहरी स्तर एपिथेलियम से बनेगा और उसका झिल्ली जो होता है पेरिटोनियम से बना रहेगा। इसके आंतरिक भाग तंतु और संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? अस्ट्रोमा कहेंगे। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? अंडाणु पैदा करना। इसका मेन काम क्या है? अंडाणु पैदा करना। कार्पस लुटियम कोशिकाओं का समूह अंडा में ही पाया जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन का स्रवण होता है और जो गर्भाशय की दीवार को मोटा करता है। अंडाशय से दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। समझ गए? और ये जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं, मेंस्ट्रुएशन को नियंत्रित करते हैं। अंडवाहिनी, ये नाम से ही पता है अंडा को वहन कराएगा। फैलोपियन ट्यूब, इसकी संख्या 2 होती है। यह पतली कुंडलित पेशीय नीली है जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है। किसके किसके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है? गर्भाशय और अंडाशय के बीच में। और कशाभिका क्रियाओं द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है तथा निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है। क्लियर? अब गर्भाशय देखिए, इसका 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, इसकी दीवार 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका वजन होता है 3.5 ग्राम। इसका जो वेट होता है 3.5 ग्राम, लंबाइया 7.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर चौड़ैया होता है और 2.5 सेंटीमीटर होता है मोटा। ठीक है? इसका आकार कैसा होगा? नाशपाती के आकार का होगा। और इसका जो कार्य होगा वो चलाने और हार्मोन के संतुलन को बनाए रखना होता सुचारू रूप से। इसका काम यही होता है कि टाइम से मासिक रूप से इसको और हार्मोन को संतुलन को बनाए रखना है। और यह निषेचन के बाद बने भ्रूण को आश्रय प्रदान करता है और उसे पोषण तथा सुरक्षा प्रदान करता है। यानी गर्भाशय का जो मेन काम होता है, तो आप सिंपल सा हम लोग को समझना है कि यहीं पे भ्रूण का विकास होगा और इसका आकार जो होगा नाशपाती का आकार जैसा होगा। और इसके बाद आ जाता है योनि। योनि का काम होता है, ये नलिका के समान मार्ग है और यहाँ जन मार्ग होता है। योनि से ही बच्चे का जन्म होता है, उसी से क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। और ये समझिए एक नली के समान संरचना होगा और बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली होगा, ये गर्भाशय तक फैला होगा। योनि की दीवार पर वल्बोथ्रील ग्रंथियां पाया जाती है। कैसा ग्रंथि होगा? वल्बोथ्रील ग्रंथि पाया होगा, जिसे एक चिपचिपा द्रव निकलता है और यह द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। योनि एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा रहता है। 2 छिद्र होगा, एगो गर्भाशय से जुड़ा होगा और एगो बाहर की तरफ खुलता होगा। ठीक है? उससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है जिससे योनि को ये चिकना बना देगा। इससे क्या होगा? बच्चे को जन्म देने में आसानी होता है। इस तरह से योनि के द्वार ही शुक्राणु अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं। इसका द्वार ही शुक्राणु के अंडवाहिनी तक पहुंचेगा। तो ये चीजें हो गया। अब आइए हम लोग कहते हैं ऋतुस्राव चक्र या मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यह प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण है। गर्भावस्था को छोड़कर 26 से 28 दिनों में गर्भाशय से रक्त का स्राव होता है। देखिए गर्भावस्था को छोड़ के बाकी अन्य दिन 26 से 28 दिनों में गर्भाशय से रक्त का स्राव होता है, जिसे मासिक धर्म या रजोधर्म या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडा का उत्सर्जन होगा और इस अंडा उत्सर्जन दोनों अंडाशय से बारी बारी से होता है। और अंडा उत्सर्जन के कुछ समय बाद अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंचता है और 15 से 19वें दिन तक इसमें रहेगा और इसी बीच संभोग करने पर स्त्रियों के गर्भवती होने की संभावना होती है। तब चीज को समझिए। पहला तो है गर्भावस्था के टाइम पे इसका नहीं होगा और अन्य दिन 26 से 28 दिनों के अंदर में
ये क्या होता है, इसका स्राव होता है, जिसको रजोधर्म, मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र कहेंगे। और 14 दिन बाद अंडा का वहां से उत्सर्जन होगा, और वही अंडा का उत्सर्जन जो है वो बारी बारी से होता है, और वो 15 से 19 दिन के अंदर में ये वहां से अंडा कहाँ जाएगा, अंडवाहिनी में, और वहां से 15 से 19 दिन के या 19वां दिन जो है, 15वां दिन से लेकर 19वां दिन तक उसमें रहेगा। और उसी के अंदर क्या होता है, इसी बीच अगर महिला है जो संभोग कर लेती है तो संभावना रहता है कि प्रेगनेंसी का चांस उसमें बना होता है। तो इस तरह से मेंसुरेशन साइकिल समाप्त होता है। अब देखिए मानव प्रजनन की क्रिया विधि, पहला है युग्मक जनन, निषेचन और भ्रूणीय विकास। क्या होता है, कैसे होता है, पहला होता है युग्मक जनन जिसको कहते हैं जाइगोट, दूसरा होता है निषेचन जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, तीसरा होता है भ्रूण का विकास जिसको कहते हैं एम्ब्रियो। तो पहला हो गया आपका जो हो गया युग्मक जनन, दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन और तीसरा हो जाएगा एम्ब्रियो। युग्मनज में होता है निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका, यानी वृषण और अंडाशय में जो युग्मक का निर्माण होगा, जो वृषण और अंडाशय से जो युग्मक का निर्माण होगा उसी को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण वृषण अंडाशय की जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है याद रखना है, जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होगा, और वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण जो होगा शुक्र जनन एवं अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंड जनन से होगा। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन से और अंडाणु में अंडाशय का निर्माण अंड जनन से होता है। इसी को हम लोग कहते हैं, इन दोनों का निर्माण एपिथेलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन दोनों का निर्माण किससे होगा, एपिथेलियम कोशिका है उसका विभाजन होगा तब इसका निर्माण होगा, और इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब यहाँ देखिए खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां अंड के मोचन का निरोध करती है। जो हम खाने वाला जो गोली होता है, जो अंडा जो होता है उसी को मोचन मतलब वो पैदा नहीं होने देता है, जनरेट नहीं होने देता है, यही है। अब उसके बाद देखिए निषेचन का क्रिया जो फर्टिलाइजेशन होगा वो शुक्राणु और अंडाणु जब मिलन होता है उसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यह अंडवाहिनी में होता है। ये कहाँ होगा, अंडवाहिनी में, जहां हमारा अंडवाहिनी होता है महिला का वहीं पे शुक्राणु और अंडाणु मिलता है, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर एम्ब्रियो क्या होता है, उसमें भ्रूणीय विकास क्या होगा, निषेचन क्रिया के बाद, जब निषेचन क्रिया हो जाएगा के बाद युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु का स्थापित करता है। निषेचन के 10 सप्ताह तक विकसित युग्मनज को भ्रूण कहते हैं। 10 सप्ताह अगर विकास हो जाएगा उसका तो उस भ्रूण को युग्मनज कहते हैं, भ्रूण कहेंगे। और युग्मनज में होने वाला विभिन्न कर्मयिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहेंगे। क्या कहेंगे, भ्रूणीय विकास कहेंगे। अब देखिए भ्रूण का जो 5वां सप्ताह तक 3 जनिक स्तर का निर्माण होता है। भ्रूण के 5वां सप्ताह में 3 स्तर का निर्माण होता है। पहला जो है 3 सप्ताह में एंडोडर्म, फिर है मीसोडर्म और है एक्टोडर्म। 3 स्तर होगा 5वां सप्ताह में, एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। इसके बाद स्तरों से विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, विभिन्न अंग का निर्माण होगा। 7वें और 9वें सप्ताह तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र बन जाएगा। 7वां से 9वां सप्ताह के बीच में जितने भी तंत्र हैं। तीसरे माह में भ्रूण में कंकाल तंत्र बनता है। कब बनेगा, तीसरे माह में कंकाल तंत्र बनेगा। और चौथे माह में सिर एवं शरीर पर रोए। 5वें माह में आहार नाल और रुधिर एवं अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। जिसको 6ठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है। यानी 6ठा माह में जब भ्रूण है एक शिशु के रूप में अपना रूप धारण कर लेता है और 7वें माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं। ये सब बनता है और 7वां माह में टेस्ट हो जाता है कार्य कर रहा है कि नहीं, कार्य करने लगता है। 8वें माह में उसमें वसा का जमाव होने लगता है, जबकि 9वें माह में वह जन्म के लिए तैयार हो जाता है। और भ्रूण का पोषण जरायु एमनियान और अपरा द्वारा होता है। किससे होता है उसका विकास,
और पोषण जरायु से, एमनियार से और अपरा से होता है। गर्भनाल, गर्भनाल से बच्चा माँ से, गर्भनाल कौन सा होता है? उम्बिलिकल कोड होता है जो बच्चा माँ से पोषक तत्व प्राप्त करता है। इसमें 2 धमनी, 1 शिरा होता है और मनुष्य में गर्भाधान काल 280 दिन का होता है। इसके बाद प्रसव द्वारा शिशु मादा के किशोर के बाहर आ जाता है। तो इस तरह से आपका जो है प्रजनन का विधि होता है। अब हम लोग इस महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे कि क्या होता है महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में है यौनारंभ। मनुष्य के जीवन काल में जब उसमें जनन क्षमता आरंभ हो जाती है, वह समय यौना आरंभ कहलाता है। जनन क्षमता जब आरंभ हो जाएगा, स्त्रियों में 12 से 16 के बीच में होता है, प्रारंभ होगा और 40 से 50 वर्ष तक रहेगा। और पुरुष में 12 से 16 में स्टार्ट होगा और 50 वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे जनन क्षमता घटती है। स्त्रियों में 40 से 50 के बीच में ही, और जो पुरुष है उसमें 50 के बाद भी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे घटने लगता है। अब गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है? यौनारंभ के समय मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है। अनेक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मादा को नर से विभेदित करते हैं और इन लक्षणों को गौण लक्षण कहते हैं। देखिए, गौण लक्षण हो गया कि एक उम्र के बाद दोनों के शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता है, वहीं से नर और मादा के रूप में अलग होता है। देखिए, अब क्या है जिसको कहते हैं मेनार्की। लड़कियों में मासिक धर्म प्रथम बार प्रारंभ 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेनार्की। फिर है रजोनिवृत्ति। स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद ऋतुस्राव नहीं होता, इसे ही रजनावृत्ति कहते हैं। फिर है अंडोत्सर्ग। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडा का जो उत्सर्जन होता है, अंडाशय से अंडाणु का जो मुक्त होता है, उसी को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। जरायु जो होता है, गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को ही हम जरायु कहेंगे। अंकुर जो होता है, जरायु से अंगुलियों के आकार के अनेक प्रवर्ध निकलते हैं। जरायु से अंगुली के आकार के बहुत सारा स्ट्रक्चर निकला होता है, जिसी को हम अंकुर कहते हैं। अंकुर मतलब अंगुली नुमा, ठीक है। अपरा जो हो गया अंकुर और गर्भाशय कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंकुर जो हो, अंकुर और गर्भाशय के बीच में एक कोशिका का परत होता है, उसी को हम लोग कहेंगे अपरा। नाभि रज्जु। नाभि रज्जु जो होता है, गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी संरचना से जुड़ा हो रहता है और जिसे नाभि रज्जु कहते हैं, और यह माता और गर्भ के संपर्क का कार्य करता है। नाभि रज्जु ये माता और शिशु के बीच में संपर्क का काम करता है। युग्मनज, जाइगोट। जब निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है तब वो जाइगोट बनता है। कृत्रिम वीर्य सेचन। जब शुक्राणु मादा की योनि में कृत्रिम विधि से स्थानांतरण किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? कृत्रिम वीर्य सेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है? उच्च स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है, इस प्रकार निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। वीर्य सेचन, मैथुन के समय नर के सीसन द्वारा मादा की योनि में जब वीर्य जमा होता है, उसी को वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहते हैं। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे श्वसन तंत्र। तो आप लोग से वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर हमेशा करते रहिए। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।